क्लास अब हम पढ़ रहे हैं एसेस्ट का चैप्टर 12 का सेकंड पार्ट मास प्रोडक्शन. Steam engine provided a powerful base to run different kinds of big and small machines, so they changed the entire mode of producing goods. Producing goods in bulk quantity with the help of machine is called mass production. Producing goods in bulk was very advantageous for the producers and consumers both. It reduced cost and improved quality, led to the increase in demand. प्यारे बच्चों, जब स्टीम इंजन आया तो उसमें अनेक प्रकार की जो बिग और स्मॉल जो मशीन्स थी उनको बहुत ही एक पावरफुल बेस मिल गया था. स्टीम इंजन के साथ मशीनें चलने लगी थी. सो दे चेंज, इससे जो गुड्स को प्रोड्यूस करने का एक मोड था वो एकदम बदल गया था. यानी प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई थी, बल्क में होने लगी थी. जहाँ एक फैक्ट्री में एक तौलिए 10 तौलिए बनते थे, वहाँ पे वो हज़ारों की संख्या में तौलिए बनने शुरू हो गई, क्योंकि मशीनें जो थी वो स्पीड से चलती थी और अधिक माल निकालती थी और बड़ी मशीनें हो गई थी. तो इस प्रोडक्शन को जब एक साथ बहुत सारी संख्या में, बहुत सारी मात्रा में प्रोडक्शन की जाती है उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं. प्रोड्यूसिंग गुड्स इन बल्क वॉज वेरी एडवांटेजियस. जो ये बहुत सारी बड़ी मात्रा में गुड्स बनाए जाने लगे वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद थे. इससे क्या हुआ कि जो बनाने वाले थे, जो प्रोड्यूसर थे, वो एक कम खर्चे में अधिक माल तैयार कर सकते थे, जिससे कि उनको वो बाज़ार में सस्ता सामान दे सकते थे. दूसरा कि उससे क्वालिटी अच्छी बनाने लगे कि मशीनों के प्रयोग से जो सामान की क्वालिटी थी वो भी अच्छी बन गई, जिसके कारण कि मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई. Many big factories were set up where goods in large quantity were produced. This gave rise to big cities. People started to shift to cities. It brought such a great change in the quantity and quality of the goods produced. That is why this period was called the period of इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाने लगी अधिक माल पर पैदा करने के लिए, तो आपको पता है कि जब जहाँ फैक्ट्रीज होंगी तो वहाँ लेबर होगी, वहाँ पर कंज्यूमर्स भी होंगे, लेबर भी होगी. तो लेबर को क्या है, गांवों से लोग शहरों की तरफ जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती थी वहाँ शिफ्ट होने शुरू हो गए. इससे एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया और जो सामान था उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई. और इस समय को, इस पीरियड को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है. फूड फॉर जाइंट मशीन्स. अब देखिए जो बड़ी बड़ी मशीनें थी इनका भोजन क्या था, ये किससे चलती थी. इन द बिगनिंग द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन द मशीन वॉज स्टीम. शुरू में जब ये मशीनें बनी तो भाप से ही ये मशीनें चलाई जाती थी. बट स्टीम could only be obtained from the boiling water which in turn would need fuel like wood or coal. भाप बनाने के लिए कोयला या लकड़ी की आवश्यकता थी. अब आप जानते हैं कि कोयला और जो लकड़ी है वो हमारे पास सीमित रिसोर्सेज हैं उसकी. ऐसा नहीं कि रोज़ हम कहीं से लकड़ी पैदा नहीं कर सकते. पेड़ लगाएंगे, बड़े होंगे तो ही लकड़ी बनेगी. और कोयला तो हज़ारों साल की प्रोसेस के बाद ही बन पाता है और ज़मीन में से हमें निकालना पड़ता है. और लेकिन वो भी अगर हम हर रोज़ यूज़ करेंगे और अधिक मात्रा में यूज़ करेंगे तो एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा, है ना. कोल द फर्स्ट फ्यूल वॉज टू रन द मशीन्स वॉज कोल. पहली बार जब वो कोयला मशीनों को फ्यूल यूज़ करने लगे तो वो कोयला था. कोल ले डीप बिलो द अर्थ सरफेस वेयर इट फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट डाइड 400 मिलियन to 1000 मिलियंस एगो. कोयला ज़मीन की बहुत गहराई में मिलता था और ये 400 से 1000 सालों तक ज़मीन में पड़ा रहने के बाद कोयले का निर्माण होता है. यानी जब या तो ह्यूमन बॉडीज़ या फिर पेड़ पौधे ज़मीन में जब 400 से 1000 साल तक दबे रहते हैं तब ये कोयले में परिवर्तित होती है. यानी कोयला बहुत मुश्किल प्रोसेस से बनता है. इन द बिगनिंग द कोल वॉज यूज इन बिग बल्क. शुरू में तो जब इंजन बना तो कोयले का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होने लगा, क्योंकि लोगों को उस वक्त इतना ज्ञान नहीं था कि कोयला ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं था. बट ड्यू टू इट्स लिमिट डिपॉजिट्स मैन रियलाइज द नीड ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ द एनर्जी. लेकिन जैसे ही मनुष्य को इस बात का अनुभव हुआ कि कोयला तो सीमित मात्रा में और ये ख़त्म हो गया तो हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा, तो मनुष्य ने एनर्जी के दूसरे सोर्सेज को खोजना शुरू किया. नाउ टर्न ऑफ द पेज. ये कोल माइंस की पिक्चर दिखाई कि कोयला कैसे निकाला जाता है ड्रिल मशीन के द्वारा.
चलिए पढ़ते हैं। देयरफॉर ही स्टार्टेड ए सर्च फॉर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस तरह से मनुष्य ने एनर्जी के दूसरे सोर्सेज की खोज शुरू की और दूसरे सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। सबसे पहले मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अमेरिका 1857। इट वाज अ लिक्विड फ्यूल फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। इट वाज ड्रिल्ड एंड रिफाइंड टू गेट केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन एंड अदर प्रोडक्ट्स। मिनरल ऑयल का सबसे पहले जब प्रयोग किया गया, यानी खोज के बाद प्रयोग किया गया, तो 1857 में अमेरिका में किया गया। यह एक तरल पदार्थ था, तरल ईंधन था, जो कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता था और इसे ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए ड्रिल किया जाता था, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। इसी से फिर पेट्रोल निकाला जाता था, गैसोलीन निकाली जाती थी और दूसरे प्रोडक्ट्स, केरोसिन भी निकाला जाता था, यानी मिट्टी का तेल भी इसी से निकाला जाता था। ये ऑयल रिफाइनरी की तस्वीर है जहाँ से हम तेल निकालते हैं। ये समुद्र के अंदर से भी निकलता है और मतलब समुद्र के नीचे जो तल होता है उसमें से भी निकलता है और कहीं और ज़मीन में से भी निकलता है। डायमलर developed a car in 1886 that ran on petrol. Now we can see a large number of cars and scooters running fast on roads used in aeroplanes. Sorry. डायमलर ने 1886 में एक कार बनाई जो कि पेट्रोल से चलती थी। अब तो आप देख ही रहे हैं सड़क पर हज़ारों, बहुत बड़ी संख्या में कारें, स्कूटर जो हैं सड़क पर चलती हैं, जो पेट्रोल से चलती हैं। कुछ समय के पश्चात पेट्रोल इंजन की जगह पेट्रोल इंजन्स वर यूज्ड इन एरोप्लेन्स, और उसके बाद एरोप्लेन्स में भी पेट्रोल के इंजनों का प्रयोग किया जाने लगा। आफ्टर सम ईयर्स another German engineer, Rudolf Diesel, invented an engine that could run on diesel. Diesel was used to run heavy truck, buses, railway engines and pumps like coal, the deposit of mineral oil, and also limited. We should use these resources of judiciously. कुछ समय के पश्चात एक दूसरे इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने एक डीजल के इंजन का प्रयोग की खोज की, और जो कि डीजल डालने से चलता था। और इससे डीजल वाले इंजन का प्रयोग जो था वो बड़े बड़े ट्रकों में, बसों में, रेल के इंजनों में और पंप्स आदि में प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि कोयला का एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड था, उसी तरह से मिनरल ऑयल भी लिमिटेड और सोर्स था, तो इसलिए हमें इसका प्रयोग जो है वो ईमानदारी से और न्यायपूर्वक करना चाहिए। हमें इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ व्यर्थ करने से बच्चों मतलब है, यदि हम किसी और रिसोर्स से काम चला सकते हैं तो हमें मिनरल ऑयल और कोल के प्रयोग से बचना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। बिजली भी एक बहुत ही प्रमुख एनर्जी का एक सोर्स है, और यह है कोयला, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस की सहायता से बनती है। सम पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम रनिंग वाटर। और बिजली का कुछ हिस्सा जो है, यानी कि कुछ बिजली जो है बहते हुए पानी से भी तैयार की जाती है। व्हेन द वाटर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट ऑफ अ डैम, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। इट इज़ कॉल्ड हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब पानी बहुत ऊंचाई से डैम के ऊपर गिराया जाता है तो बिजली का उत्पादन होता है, और इस बिजली को जो पानी से उत्पादन किया जाता है उस बिजली को हाइडल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। A man in the Netherlands develops a toy car, Leyden jar. The toy had two wires, one in glass and other outside it. Sparks or mild shocks were produced by joining these two wires, which made it move. Perhaps it was the first battery. इस बिजली के उत्पादन के पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। एक व्यक्ति जो कि नीदरलैंड का रहने वाला था, उसने एक छोटी सी कार बनाई, टॉय कार बनाई लेडन जार ने। उस टॉय कार को दो तारों से जोड़ दिया गया। एक तार उसकी एक ग्लास में लगा दी गई और दूसरी बाहर रखी गई। स्पार्क्स और माइल्ड शॉक्स और प्रोड्यूस बाय जॉइनिंग दीज टू वायर्स। जब इन दोनों तारों को जोड़ा गया तो उनसे करंट यानी शॉक पैदा हुआ, विच मेड इट मूव, जिससे कि वो कार चलने लगी।
यानी कि एक तार लेके कार से जोड़ी, एक गिलास के अंदर रख दी गई और एक गिलास के बाहर रख दी गई, और जब इन तारों को जोड़ा गया तो ये कार मूव करने लगी। इससे पता लगा कि इस तरह से बिजली का उत्पादन होता है, और बिजली जो है वो साधन को चलाने के लिए एनर्जी का काम करती है। एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन लर्न अबाउट लेडन जार। तब अब जो अमेरिकन साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने लेडन जार की जो कार के बारे में जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में पढ़ा। ही थॉट दैट द लाइटनिंग इन द स्काई एंड द स्पार्क प्रोड्यूस बाय द लेडन जार वर सिमिलर। तो उसने देखा कि जो आकाश में बिजली चमकती है बादलों में से, वो और जो लेडन जार ने बनाई है वो बिजली में तो दोनों में समानता है। ही ट्राई टू प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। उसने इस एक प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध भी कर दिया। One day when the sky was overcast with black clouds, he flew a kite tied to a silken thread. He attached a piece of metal wire to the other end of the thread. उसने क्या किया, एक दिन जब आकाश में बहुत गहरे काले बादल छाए हुए थे, उसने एक पतंग उड़ाई और उस पतंग के एक छोर पर उसने सिलक का धागा बांध दिया, और दूसरे छोर पर उसने अटैच ए पीस ऑफ मेटल वायर ऑन द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, और थ्रेड के दूसरे एंड पर उसने एक धातु का टुकड़ा बांध दिया। सून आफ्टर द लाइटनिंग, कुछ देर के बाद आकाश में बिजली चमकी। ही टच द मेटल पीस एंड एक्सपीरियंस्ड ए शॉक, और जब वो बिजली आकाश में चमकी, उस धातु के टुकड़े को टच हुई तो उससे करंट पैदा हुआ, उससे शॉक पैदा हुआ। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह के प्रयोग से इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो गई। विद इन ए शॉर्ट पीरियड इट वॉज रियलाइज दैट इलेक्ट्रिसिटी हैड ट्रेमेंडस फोर्स एंड कुड बी पुट टू गुड यूज़। कुछ समय के पश्चात ये महसूस होने लगा कि बिजली की जो खोज हुई है, बिजली के अंदर बहुत ताकत होती है, ये ऊर्जा का काम कर सकती है और इसका प्रयोग हम अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं। नाउ डेज वी रन फैंस, इलेक्ट्रिक बस, रेफ्रिजरेटर, रेडियो एंड मैनी मोर थिंग्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। और आप जानते हैं कि आजकल तो हम बिजली से बहुत सारी अप्लाइंसेस चलाते हैं, जैसे कि पंखे चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं। Electricity is used not only in homes but in various other fields. For instance, to run machines in big factories. Now it is difficult to imagine life without electricity. ना केवल हम बिजली का प्रयोग घर में ही करते हैं, बल्कि हम खेतों में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में यूज़ करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों को चलाने के लिए करते हैं, या और भी बहुत सारी जगह पर हम बिजली का प्रयोग करते हैं। और हम कह सकते हैं कि आज बिजली के बिना जो है जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसके अलावा भी और कुछ सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो हैं द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आर कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। दिस सोर्सेज प्रोवाइड्स अबाउट 95% ऑफ वर्ल्ड्स कमर्शियल एनर्जी। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एग्जॉस्टिंग फास्ट। इसके अलावा नेचुरल गैस का और कोयले की भी एनर्जी है। ये 95% संसार की जो एनर्जी है वो इन्हीं सोर्सेज से ली जाती है, लेकिन अभी पॉपुलेशन बहुत बढ़ने के कारण इसका जो एग्जॉस्टिंग और इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, तो इसको हमें देखकर ही प्रयोग करना चाहिए, इसका सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। द साइंटिस्ट वर्कड आउट मेनी न्यू वेज टू यूज़ अनकॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड पावर, वाटर पावर एंड सोलर पावर। These energies sources are called renewable sources of energy. These new energy sources do not pollute environment too. इस वैज्ञानिकों ने इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसी एनर्जी सोर्स डिस्कवर किए हैं, जैसे कि वाटर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है एंड विंड एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनको दोबारा से बनाया जा सकता है। और सबसे और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एनवायरनमेंट को पल्यूट नहीं करते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर एंड बायोगैस। बायो फ्रॉम काउ डंग आर ऑल्सो यूज्ड इन सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर पावर और गाय के गोबर से जो बायोगैस बनाई जाती है, इसको भी हम एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं।
और ये बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं, इन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। सम अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एज फॉलो, और कुछ फॉलोस और कुछ अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो नीचे दिए गए हैं। हाइड्रो एनर्जी है, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड जनरेटिंग electricity in India. Various dams like Bhakra Nangal, Hirakud, Damodar power project etc. have been built on various rivers for producing hydro energy. हाइड्रो एनर्जी जो है वो हमारे चक्की की फॉर्म में, यानी ग्रेन्स, अनाज को पीसने के लिए और लकड़ी का को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए और बिजली को बनाने के लिए प्रयोग में लाती है। भारत में बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, हीराकुद डैम है, दामोदर पावर है। ये नदियों पर बनाए जाते हैं और इन पावर प्रोजेक्ट्स में अनेक प्रकार से बिजली ऑन वेरियस रिवर्स प्रोड्यूसिंग हाइड्रो एनर्जी, बिजली बनाई जाती है। सोलर एनर्जी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी। ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी एनर्जीज अर्थ पे हैं वो सारी हमें लगभग सूर्य से ही मिलती हैं। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सूर्य से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी इज यूज टू सोलर हीटिंग डिवाइस लाइक सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर सेल्स। सोलर से सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उनके लिए हमारे पास सोलर हीटर होता है, सोलर कुकर होता है और सोलर सेल्स होते हैं। ये अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे हीटर सूर्य से चलता है, कुकर यानी सूर्य की रोशनी से उसमें खाना पकता है, और सूर्य की रोशनी से बनने वाले सेल जो उससे चार्ज हो जाते हैं और उन्हें हम बाद में अपने किसी भी अप्लायंस में डालकर प्रयोग कर सकते हैं। विंड एनर्जी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हवा से बनने वाली एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। विंड एनर्जी इज यूज्ड इन सेलिंग वॉर्स, वर्किंग विंड मिल्स इन द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी जो है वो नावों को चलाने में और बिजली को बनाने में और विंड मिल्स को चलाने में यूज़ की जाती है। बट द विंड एनर्जी कैन बी यूज्ड ओनली इन दोज प्लेसेस दैट हैव हाई वेलोसिटी ऑफ विंड्स। लेकिन विंड एनर्जी हम केवल वहीं पर प्रयोग कर सकते हैं जिन क्षेत्रों में हवाएं तेज़ चलती हैं। In India, we have several windmill installation in Tamil Nadu. भारत में तमिलनाडु में बहुत सारी विंड मिल्स का इंस्टॉलेशन किया गया है। बायो एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल डंग, ह्यूमन एक्सेट्रा, लीव्स, रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा इज कॉल्ड बायो एनर्जी। बायो एनर्जी वो होती है जो कि हमारे जो नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जैसे कि गोबर है, मनुष्य का जो वेस्ट है बॉडी का, पत्ते, फल, सब्जियां, जो गली सड़ी सब्जियां हैं, उन सब के गलने सड़ने से जो एनर्जी बनती है उसे हम बायो एनर्जी कहते हैं। इन रूरल एरिया बायोगैस इज बीइंग यूज्ड एज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। गांव वाले इलाकों में गोबर से बायोगैस का जो है एक बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग खाना बनाने में और रोशनी करने में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज एनर्जी का चैप्टर पढ़ा। आप समझ सकते हैं कि एनर्जी का हमारे जीवन में बहुत प्रयोग है। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे घरों में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी कंट्री कि किसी भी तरह के व्हीकल्स चलाने में हमें एनर्जी का प्रयोग करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा कि आप एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। सेव एनर्जी इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी। हमें अपने घर के बल्ब, पंखे, रेफ्रिजरेटर खुले नहीं छोड़ने हैं। जहाँ हम बैठें केवल वहीं लाइट चलाएं और इस तरह से हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे डियर्स।